हेलो देयर एंड वेलकम। जीआरई की 3000 वोकेबलरी की जो सीरीज़ है उसको रिज्यूम किया गया है और इसके हर पार्ट के अंदर 10 वोकेबलरी के अल्फाज कवर किए जाते हैं और ये इंतहाई एडवांस लेवल की वोकेबलरी है। तो अगर आप बेसिक लेवल पे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप या तो इसको मल्टीपल टाइम्स देखें, अदरवाइज़ आप पहले ऐसी कोई सीरीज़ देखें जो बेसिक्स हों, यानी A1 या A2 लेवल पहले आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद फिर इंटरमीडिएट और एडवांस के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये चीज़ देख सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो भी आप इसको देख सकते हैं, लेकिन आपको जो है वन गो में समझ नहीं आएगा, उसको आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपने उसको बार बार देखना पड़ेगा। आज का जो वीडियो है उसमें हमारा जो लेक्चर है उसमें पहला वर्ड है क्लाउड। क्लाउड बेसिकली असर रसूख को कहते हैं और ये नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल यानी हम उसको क्लाउड्स के माना में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये काउंटेबल नहीं है, तो इसके साथ आर्टिकल्स वगैरह भी नहीं लगेंगे। इसका मतलब है पावर और इन्फ्लुएंस, वही असर रसूख। सेंटेंस है पॉलिटिकल क्लाउड और फाइनेंशियल क्लाउड। पॉलिटिकल पावर और इन्फ्लुएंस और फाइनेंशियल पावर और इन्फ्लुएंस। सिनोनिम्स हैं इन्फ्लुएंस, लीवरेज, स्वे। अब जाहिर सी बात है अगर पावर है और इन्फ्लुएंस है तो उसका अपोजिट होगा कि पावर ना होना और इन्फ्लुएंस का ना होना। तो इसको एंटोनिम्स हैं वीकनेस, पावरलेसनेस, इम्पोर्टेंस, हेल्पलेसनेस। वीकनेस, पावरलेसनेस और हेल्पलेसनेस तो बहुत ही कॉमन है। इसमें एक इम्पोर्टेंस जो है वो एक न्यू वर्ड होगा आई थिंक, क्योंकि बाकी तो सारे बेसिक्स वर्ड हैं। तो आई रिपीट अगेन, क्लाउड इज़ अ नाउन, इट इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन, द मीनिंग इज़ पावर एंड इन्फ्लुएंस। पॉलिटिकल क्लाउड और फाइनेंशियल क्लाउड synonyms are influence, leverage, sway. Antonyms are weakness, powerlessness, impotence, helplessness. The next word is clown. Clown बेसिकली एक मस्खरा को कहते हैं, या एक ऐसा एंटरटेनर जो सिर्फ और सिर्फ हंसाने के लिए बातें करता हो। और अगर इसको प्रोफेशनली देखा जाए तो बड़े बड़े शहरों में आप लोगों ने देखा होगा कि एक आदमी होता है, उसने बड़े अजीब किस्म के कपड़े पहने होते हैं और एक रेड कलर की नाक लगाई होती है और वो लोगों को हंसा रहा होता है, तो उसको कहते हैं क्लाउन। इसके दो माना हैं। पहला माना है एन एंटरटेनर हु वेयर्स फनी क्लॉथ्स एंड अ लार्ज रेड नोज एंड डज सिली थिंग्स टू मेक पीपल लाफ। एक ऐसा शख्स, एक ऐसा एंटरटेनर जो अजीब किस्म के या फ़नी किस्म के कपड़े पहनता है और उसने एक आर्टिफिशियल नाक लगाई होती है लाल कलर की, और वो हरकतें करता है सिली किस्म की ताकि लोग हंसें, और वो बेसिकली होता ही इसी के लिए ताकि लोगों को हंसाने के लिए। इसका सेंटेंस है रॉबर्ट वॉज ऑलवेज द क्लास क्लाउन। ये होता रहा है हमारे साथ भी। जब हम क्लास में थे तो कोई ना कोई एक ऐसा दोस्त होता था जो क्लास की शान होता था। और अगर आप स्टूडेंट हैं, अभी सुन रहे हैं या कभी आप स्टूडेंट रहे हैं, तो ये मोस्टली होता है, या अगर आप भी आपकी दोस्तों की कंपनी है तो वहाँ पे भी ऐसा होता है कि जो एक उसकी एक तबीयत होती है कि वो जोक वगैरह मारता है और क्लास को जो है वो हंसाता रहता है। तो रॉबर्ट जो था वो अपनी क्लास का क्लाउन था। इसका मतलब है ही डिड सिली थिंग्स टू मेक द अदर स्टूडेंट्स लाफ। वो ऐसी ऐसी बेवकूफ़ाना चीज़ें करता था जिससे दूसरे स्टूडेंट जो है वो हंसते थे। इसका एक और माना भी है, लेकिन वो माना जो है इनफॉर्मल है, आप उसको फॉर्मली यूज़ नहीं कर सकते और मोस्टली डिसअप्रूविंग है। डिसअप्रूविंग का मतलब मैं आपको भी समझाता हूँ। इसका पहले माना देख लेते हैं क्लाउन का दूसरा। क्लाउन अ पर्सन दैट यू थिंक इज़ बैड बिकॉज दे एक्ट इन अ स्टूपिड वे। एक ऐसे शख्स जो आप समझते हैं कि वो बुरे हैं, क्योंकि वो स्टूपिड वे में
बिहेव कर रहे हैं। तो ये इनफॉर्मल है। और डिसअप्रूविंग इसलिए कि इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था, बल्कि वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे प्रॉपरली बिहेव करना चाहिए था, तो वहाँ पे इस तरह का एक्ट करना जो है वो उसकी इजाज़त नहीं है, वो डिसअप्रूविंग है, इसीलिए इसको इनफॉर्मल भी कहते हैं। सेंटेंस जो है वो बेहतर एलेबोरेट करेगा इस अंडरस्टैंडिंग को। सेंटेंस है, व्हाट डू दोज क्लाउन्स इन द गवर्नमेंट थिंक दे आर डूइंग। अब मोस्टली गवर्नमेंट में जो लोग होते हैं they are considered to be a most serious, seasoned and experienced person, और उनसे जो है वो ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं की जाती कि वो ऐसे डिसीजंस लेंगे जिससे लोगों को तकलीफ़ हो। तो यहाँ पर इसका मतलब, क्लाउन्स का मतलब ये है कि उन्होंने ऐसी चीज़ें की हैं जो उनको नहीं करना चाहिए थी, तो वो इसीलिए वहाँ पे कहा गया कि वो जो क्लाउन्स हैं, वो जो मस्खरे हैं, वो हुकूमत में अभी क्या कर रहे हैं। इसके कुछ सिनोनिम्स हैं, हार्लेक्विन, बफून एंड कॉमेडियन। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। क्लाउन इज द नाउन इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। इट हैज़ टू मीनिंग। द फर्स्ट मीनिंग इज एन एंटरटेनर who wears funny clothes and a large red nose and does silly things to make people laugh. Sentence is, Robert was always the class clown. It means he did silly things to make the other students laugh. However, the second meaning is informal and disapproving. You cannot use in exams and you cannot use formally on the formal forums. It means a person that you think is bad because they act in a stupid way. Sentence is, what do those clowns in the government think they are doing? It has synonyms as well, harlequin, buffoon and comedian. The third word of the day is clawing. Clawing is an adjective in the parts of speech. It has also two meanings. इसका उर्दू में माना ये होता है कि बदमज़ा होना। बदमज़ा किस तरह कि कोई एक ऐसी चीज़ है जो एक अच्छी चीज़ हो सकती थी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी जाए, या वो इसकी जो अगर कोई खुशबू वगैरह है या कोई मीठा है। देखें, अगर कोई मिठाई भी वैसे तो खाने की चीज़ है, लेकिन वो ज़्यादा मीठी होगी तो हम उसको क्लॉइंग कहेंगे, क्योंकि वो फिर ज़्यादा मीठी होने की वजह से वो बदमज़ा हो जाती है, उसका मज़ा जो है वो ख़राब हो जाता है। इसी तरह अगर चाय है, चाय में ज़्यादा पत्ती पड़ जाए तो वो फिर बदमज़ा हो जाएगी। तो इसी तरह अगर कोई ऐसी चीज़ है, वैसे तो उसका यूज़ हो, लेकिन वो किसी एक्शन की वजह से या किसी मिलावट की वजह से बदमज़ा हो जाए, तो उसको कहते हैं क्लॉइंग। इसका माना देखते हैं। पहला माना है, यूजिंग इमोशंस इन अ वेरी ऑब्वियस वे सो दैट द रिजल्ट इज़ अनप्लेजेंट। कि आप इमोशंस को इतना ज़्यादा जाहिर कर रहे हैं कि उससे साफ साफ लग रहा है कि आप जो है ना टोपी ड्रामा कर रहे हैं, या जो सामने वाला शख्स है वो टोपी ड्रामा कर रहा है, यानी कि उसमें रियलिटी नहीं है। एग्जाम्पल है, द क्लॉइंग सेंटिमेंटलिटी ऑफ हर नॉवेल्स। अब नॉवेल्स में सेंटिमेंटल होता है, इमोशनल होता है बंदा, लेकिन उसने सेंटिमेंटलिटी या इमोशंस के लेवल को इतना बढ़ा दिया है कि वो क्लॉइंग लग रहा है, वो अनप्लेजेंट लग रहा है, उसमें जो है ना वो रियलिटी नज़र नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हम मद्रासी फिल्म में एक्शंस देखते हैं कि वो बिल्कुल ही जो है रियलिटी के ख़िलाफ़ होता है। वो लगता है कि बिल्कुल जो है वो एक्सट्रीम किस्म के उसमें एक्शंस होते हैं जो ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है, जैसे लोगों का उड़ना और ये सारी चीज़ें। दूसरा इसका माना है, और दूसरा जो इसका माना है वो रिलेटेड है फूड से या खुशबू से। अगर कोई खाना जो है या कोई खुशबू सो स्वीट दैट इट इज़ प्लेजेंट, इतनी मीठी हो जाए या इतनी बढ़ जाए कि वो अनप्लेजेंट लगना शुरू हो जाए, तो उसके लिए भी क्लॉइंग ही इस्तेमाल होता है। इसके सिनोनिम्स हैं, सेंटिमेंटल, स्टिकी, स्लॉपी, मॉकिश। अब कोई चीज़ अनप्लेजेंट है तो जाहिर सी बात है दूसरी जो होगी वो फिर प्लेजेंट होगी, और अगर किसी चीज़ में किसी चीज़ की ज़्यादती है तो वो दूसरी में चीज़ में कमी होगी। एंटोनम्स हैं, अनसेंटिमेंटल, सिनिकल, अनअडल्टरेटेड एंड अनवार्निश्ड। तो ये है क्लॉनिंग का। आई रिपीट अगेन,
Cloning is an adjective. It has two meanings. The first meaning is using emotions in a very obvious way so that the result is unpleasant. Sentence is the cloying sentimentality of her novels. Second meaning is related of food or a smell, etc. It is so sweet that it is unpleasant. Synonyms are sentimental, sticky, sloppy, mawkish, and antonyms are unsentimental, cynical, unadulterated, and unvarnished. नेक्स्ट हमारे पास जो वोकेबलरी है वो है कोआगुलेट। ये थोड़ा सा प्रोनाउंस करना मुश्किल है। आई रिपीट अगेन प्रोनाउंसिएशन कोआगुलेट। कोआगुलेट इज अ वर्ब इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड इफ इट इज अ वर्ब इट आल्सो हैज फॉर्म्स। तो आपने जाके सिंपली ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी में जाना है और वहाँ पे कोआगुलेट को सर्च करना है और वहाँ पे आपने इसके वर्ब्स के फॉर्म भी देख लेने हैं कि कोआगुलेट, कोआगुलेट्स, कोआगुलेटेड, कोआगुलेटेड मीन्स जो इसके तीन पार्ट्स जो होते हैं फॉर्म होते हैं वर्ब के वो भी आपने नोट कर लेने हैं। तो इसका जो है एक ही माना है। कोआगुलेट कहते हैं किसी चीज़ का जम जाना। जब कोई खून या पानी या ऐसा भी कोई भी लिक्विड हो अगर वो जम जाए तो वो होगा कोआगुलेट। और ये भी हो सकता है कि बर्फ़ का जम जाना या कोई भी चीज़ जो जम जाती हो, घी का जम जाना, उसको कहते हैं कोआगुलेट। मीनिंग इज़ इफ़ अ लिक्विड कोआगुलेट्स और समथिंग कोआगुलेट्स, मतलब अगर कोई लिक्विड कोआगुलेट होता है या कोई और भी चीज़ कोआगुलेट होगी तो इसका मतलब है इट बिकम्स थिक एंड पार्शली सॉलिड। तो वो जम जाएगा और वो थोड़ा सा पार्टली सॉलिड हो जाएगा, यानी सॉलिड माना सख्त हो जाएगा, वो नरम नहीं रहेगा, लिक्विड नहीं रहेगा, बल्कि लिक्विड से थोड़ा सा उसकी शक्ल चेंज हो जाएगी और वो नरम हो जाएगा। एग्जाम्पल इज ब्लड बिगन टू कोआगुलेट अराउंड द एजेस ऑफ द वुंड। आपने देखा होगा जब भी कोई बचपन में आपको चोट लगी हो या फिर किसी दोस्त को आपने देखा हो कि जैसे ही ज़ख़म लगता है तो उसके फ़ौरन बाद ही खून जो है उसके चारों तरफ जम जाता है। तो इट मीन्स दैट ब्लड इज़ कोआगुलेटिंग और कोआगुलेटेड, दैट ब्लड हैज़ कोआगुलेटेड। तो वो जो ब्लड है वो जम चुका है, वो थिक हो चुका है और वो पार्टली सॉलिड हो चुका है। सिनोनिम्स आर कंजील, जेल, फ्रीज, स्टिफन, जेलेटिनाइज एंड क्लॉट। एंटोनिम्स हैं लिक्विफाई एंड मेल्ट। I repeat again once again, coagulate is a verb. It has one meaning. The first meaning is if a liquid coagulates or something coagulates, it becomes thick and partly solid. Sentence is blood began to coagulate around the edges of the wound. Synonyms are congeal, gel, freeze, stiffen, gelatinize, clot, and antonyms are liquefy and melt. So move again. Colorless. प्लीज़ पे अटेंशन कि इस वर्ड को प्रोनाउंस करना जो है वो इंतहाई मुश्किल है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कोलोलेस। ये आप इसको कोल नहीं पढ़ेंगे, कोलोलेस है इसमें, दो एल का साउंड आता है, कोलोलेस। ये भी एक वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। कोलोलेस इनटू समथिंग, इसके साथ प्रेपोजिशन इनटू लगता है, आपने इसको अपने पास नोट कर लेना है। कोलोलेस इनटू समथिंग, इट मीन्स टू कम टुगेदर, टू फॉर्म वन लार्जर ग्रुप और सब्सटेंस एक्सेट्रा। कोलोलेस का मतलब है इकट्ठा होना किसी चीज़ का या
लोगों का एक जगह पे इकट्ठा होना, उसको भी कहते हैं कोलोलेस। इसका जो नाउन है वो है कोलोलेसेंस। कोलोलेसेंस, आई स्पेल इट COALESCENCE, कोलोलेसेंस। इट इज़ अ नाउन। इसका मतलब है किसी चीज़ का इकट्ठा होना, और अंग्रेजी में भी वही लिखा हुआ है, टू कम टुगेदर टू फॉर्म वन लार्जर ग्रुप। बहुत सारी चीज़ों का एक साथ मिलके एक बड़ा ग्रुप बनाना, उसको कहते हैं कोलोलेसेंस। या किसी बहुत सारे सब्सटेंस का एक जगह पे मिलके एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाना। एग्जाम्पल है, द मार्केट्स हैव कोलोलेसेस्ड इनटू अ सिंगल ग्लोबल मार्केट। अब ग्रुप ऑफ मार्केट था, when the group of markets coalesced means they came together, जब बहुत सारी मार्केट्स आपस में मिल गई तो फिर एक सिंगल ग्लोबल मार्केट बन गई, और फिर वो मतलब बहुत बड़ी मार्केट मिल गई, बन गई। सिनोनिम्स हैं इसके, अमलगमेट, कंबाइन, यूनाइट। एंटोनिम्स आर स्प्लिट, सेपरेट, सेक्शन, sever, divide, isolate and resolve. I once again repeat, coalesce is a verb in the parts of speech. The meaning is coalesce into something, means into is a preposition with coalesce. When something coalesce into something, it means to become together, to form one large group or substance, etc. Sentence is, the markets have coalesced into a single global market. Synonyms are amalgamate, combine, unite. However, the antonyms are split, separate, section, sever, divide, isolate and resolve. Next word is coalition. ये बहुत ही आसान सा वर्ड है, लेकिन GRE की वोकेबलरी में दिया हुआ था तो मैंने सोचा कि मैं भी इसमें लिख देता हूँ। कॉलिशन आपने सुना होगा, कॉलिशन गवर्नमेंट, कॉलिशन पार्टिसिपेशन, ये इकट्ठा होना, इत्तेहाद को कहते हैं बेसिकली, और ये ज़्यादातर पॉलिटिकल टर्म है, ज़्यादातर ये सियासत में इस्तेमाल होता है। दो पार्टियों का इत्तेहाद आपस में, हुकूमतों के इत्तेहाद को भी कॉलिशन कहते हैं। ये नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इसके दो माना हैं। ये M1 मतलब मीनिंग वन एंड M2 मतलब मीनिंग टू। पहला इसका माना है अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज वर्किंग टुगेदर। एक ऐसी हुकूमत जो दो या दो से ज़्यादा पार्टीज ने मिलकर बनाई हो, उसको कहते हैं कॉलिशन। जैसे कि अभी पाकिस्तान के अंदर जो करंट गवर्नमेंट है PMLN की, वो PMLN और पीपल्स पार्टी और JUF और बहुत सारी पार्टीज़ मिलके उन्होंने एक गवर्नमेंट बनाई है। तो वो बेसिकली इट इज़ अ coalition, it is a coalition government and it is a unity, it is a इत्तेहाद of parties कि उन्होंने मिलके फिर एक हुकूमत बनाई। इसका माना एक ये भी है कि बहुत सारी पार्टीज जब मिलके एक हुकूमत बनाती हैं तो उसको coalition कहते हैं। एग्जाम्पल है, द टू पार्टीज गवर्नड इन coalition फॉर 4 years। दो पार्टीज ने coalition में मिलके 4 साल तक हुकूमत की। इसका दूसरा माना है अ ग्रुप फॉर्म्ड बाय पीपल फ्रॉम सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स, स्पेशली पॉलिटिकल वंस, एग्रीइंग टू वर्क टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। ऊपर वाला माना जो है वो हुकूमतों के लिए था। नीचे में ये है कि कुछ लोग भी जो है वो आपस में मिल के ग्रुप बना सकते हैं, इत्तेहाद कर सकते हैं। और ख़ास करके ये मैंने आपके शुरू में बताया कि एक सियासी टर्म है, तो ये पॉलिटिकल पर्पस के लिए ही इस्तेमाल होता है। और जब लोग मिल के एक सियासी मकसद के लिए मिल के काम करेंगे और एक ख़ास मकसद पे राज़ी हो जाएंगे तो उसको कहते हैं कॉलिशन। सेंटेंस है, द नेटवर्क is a global coalition of environmental and consumer groups। कि जो नेटवर्क है ये किसकी कॉलिशन है? ग्लोबल कॉलिशन है किसकी? एनवायरमेंटल एंड कंज्यूमर ग्रुप की। यानी दो ग्रुप थे, एनवायरमेंटल ग्रुप था और कंज्यूमर ग्रुप था। दोनों ने मिल के
एक नेटवर्क बनाया, तो ये नेटवर्क जो है एक कॉलिशन है इन्वायरमेंटल एंड कंज्यूमर ग्रुप्स की। सिनोनिम्स हैं फैक्शन, पार्टी, विंग, ब्लॉक, team and site. I once again repeat for those who want to listen only just in English. Coalition is a noun in the parts of speech. It has two meaning. The meaning one is a government formed by two or more political parties working together. Sentence is the two parties governed in coalition for 4 years. Second meaning is a group formed by people from several different groups, especially political ones, agreeing to work together for a political or for a particular purpose. Sentence is the network is a global coalition of environmental and consumer groups. Synonyms are faction, party, wing, block, team and side. Next word is caucus. Caucus, इसको कॉक्स भी, इसका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, कॉक्स भी आ रहा है, तो अमेरिकन और ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा चेंज है, कॉक्स कह रहे हैं इसको। ये भी वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो ये एक इर्रेगुलर वर्ब है, तो आपने इसके जो फॉर्म्स हैं वो ज़रूर देख लेने हैं। मैं यहाँ पे इसको पीपीटी में डालना भूल गया हूँ, तो आपने ज़रूर इसके फॉर्म्स देखने हैं कि कॉक्स के जो फॉर्म हैं वो कौन कौन से फॉर्म्स हैं। ये बेसिकली कहते हैं खुशामद से राम करना, यानी जब कोई नाराज़ हो जाए या कोई किसी चीज़ पे डिसएग्री हो तो आप उसको परसुएड कर रहे हैं लेकिन खुशामद करके। खुशामद से आपको पता है ना कैसी तारीफ़ होती है जिसमें जेन्युइनिटी नहीं होती, बल्कि आप सामने वाले मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई बंदा जब किसी बंदे को उसकी ऐसी तारीफ़ कर रहा हो जो झूठी हो, उसके अंदर जेन्युइनिटी नहीं हो, तो उसको कहते हैं कॉक्स, यानी वो फिर उस सामने वाले को मनाना चाह रहा है, अपनी बात पे राज़ी करना चाह रहा है। मीनिंग इज टू परसुएड समबडी टू डू समथिंग बाय टॉकिंग टू देम इन अ काइंड एंड जेंटल वे। आप किसी से बात करना चाह रहे हैं और आप उसको राज़ी कर रहे हैं, लेकिन आप उसको राज़ी इस तरह कर रहे हैं कि आप उससे बात कर रहे हैं और बात करने का जो अंदाज़ है वह इंतहाई धीमा है, काइंड है, मेहरबान है और जेंटल वे है। ये आज आप अभी ये पहला वर्ड जिसमें आपको ये है चीज़ नज़र आ रही है, टॉपिक के आगे लिखा हुआ डिस्कशन एंड एग्रीमेंट। ये आगे बहुत सारे वर्ड्स में भी आपको मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जो अंग्रेज़ है ना, वो कॉक्स को तब इस्तेमाल करते हैं जब वो कोई डिस्कशन कर रहे हों या किसी बात पे राज़ी हो, मतलब एक ऐसा टॉपिक हो जो डिस्कशन से रेलेवेंट हो या एग्रीमेंट से रेलेवेंट हो, तो वहाँ पे ये कॉक्स का जो वर्ड है या वर्ब है वो यूज़ होता है। तो आगे भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जिनका टॉपिक मैं आप लोगों को बताता रहूँगा कि ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में या किस, जाहिर सी बात है अंग्रेज़ी तो एक स्पीच है ना, रिटन स्पीच भी हो सकती है, वो स्पोकन भी हो सकती हैं, तो दोनों सिचुएशंस में आपको पता होना चाहिए कि वर्ड की एक्यूरेसी क्या है, कि वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होगा। इसका सेंटेंस है, ये मैंने थोड़ी सी डिटेल डाली है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कॉक्स समबडी समथिंग इनटू, कॉक्स के साथ भी इनटू प्रेपोजिशन लग सकता है, आपने ये याद रखना है ज़रूर, क्योंकि प्रेपोजिशन एक इंतहाई ट्रिकी पार्ट होता है। तो कॉक्स समबडी इनटू और कॉक्स समथिंग इनटू डूइंग समथिंग, इस तरह आ सकता है। एग्जाम्पल है शी कॉक्स्ड हर हॉर्स इनटू कमिंग अ लिटिल क्लोजर, उसने अपने घोड़े को राज़ी किया थोड़ा सा अपने करीब आने के, यानी घोड़ा जो था वो ऐसा कह सकते हैं कि घोड़ा जो था वो टेम्ड नहीं था, यानी पालतू नहीं था, तो वो तंग कर रहा था, तो वो जो औरत थी उसकी मालिकन, उसने उसको परसू किया, मतलब उसकी झूठी तारीफ़ करके, खुशामद करके, यानी उसको घास डाला, उस पर हाथ घुमाया आहिस्ता आहिस्ता, तो उसको राज़ी किया अपने करीब आने के। तो कॉक्स्ड द हॉर्स इनटू डूइंग समथिंग, डूइंग और कमिंग आ लिटिल क्लोजर, दिस इज़ द एक्शन, कि किस चीज़ के लिए राज़ी किया, अपने पास थोड़ा सा करीब आने के लिए राज़ी किया।
दूसरा इसका मतलब है कि coax somebody something प्लस एडवर्ब या प्रेपोजिशन। coax somebody something के बाद जो है एडवर्ब भी आ सकता है और प्रेपोजिशन भी आ सकता है। देख लेते हैं कैसे। पुलिस मैनेज्ड टू पुलिस मैनेज टू coax द मैन डाउन फ्रॉम द लेज। अब यहाँ पे फ्रॉम जो है ना वो प्रेपोजिशन है कि पुलिस ने कोई बंदा खुदकुशी कर रहा था, किसी छत से छलांग लगा रहा था, तो पुलिस ने उसको राज़ी किया आराम से पहला फुसला के कि आपने खुदकुशी नहीं करनी, आपने छलांग नहीं मारनी, तो उनको राज़ी किया और वहाँ से लेज से उसको हटाने में कामयाब हो गए। तीसरा इसका स्ट्रक्चर है coax somebody something to do something, किसी चीज़ को कोई काम करने के लिए राज़ी करना। She gently coaxes them to speak about their experiences, उस औरत ने उनको राज़ी कर लिया आराम से कि वो अपने तजुर्बात के बारे में जो है यहाँ पे बताएं। इसके सिनोनिम्स हैं कैजोल, वेरी फेमस सिनोनिम, आपको ज़रूर याद रखना है, ल्योर, एंटाइस, सेड्यूस, वेडल, वू। एंटोनिम्स हैं टीज, हरेस, इंटिमिडेट एंड बग। एक्यूरेसी थोड़ी सी फ़र्क हो सकती है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स में। मैं बता दूं आपको कि रेलेवेंस का मतलब हो सकता है कि करीब करीब माना है इसका, बिल्कुल 100% एक्यूरेसी नहीं होगी। कोई कोई ऐसे सिनोनिम्स होंगे या एंटोनिम्स होंगे जिनकी 100% एक्यूरेसी होगी, बाकी 90, 80, 70, 60 इस तरह का रेशो होगा। आई रिपीट अगेन, coax is a verb to persuade somebody to do something by talking to them in a kind and gentle way. It is a topic about discussion and agreement. Sentences coaxed somebody something into doing something means she coaxed the horse into coming a little closer. Next sentence is coax somebody something plus adverb or preposition. Police managed to coax the man down from the ledge. Third sentence is coax somebody something to do something. She gently coaxes them to speak about their experiences. Synonyms are cajole, lure, entice, seduce, wheedle, woo, and antonyms are tease, harass, intimidate and bug. Next word is coda. कोडा जी नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। कोडा कहते हैं आखिरी बात को। आखिरी बात क्या है? आखिरी बात आप कोई ऐसे लिख रहे हैं, उसकी आखिरी बात भी हो सकती है, कंक्लूजन को कोडा कह सकते हैं हम। कोई म्यूज़िक है, उसका आखिरी मिसरा, उसको कोडा कह सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो बात आखिर में की जाए उसको कहते हैं कोडा। लेकिन पर्टिकुलरली कोडा इज़ द फाइनल पैसेज ऑफ अ पीस ऑफ अ म्यूज़िक। जो म्यूज़िक होता है उसका आखिरी जो मिसरा होता है या आखिर में जो बोल होते हैं उसको कहते हैं कोडा। और यहाँ पे मैंने टॉपिक भी लिख दिया है कि ये म्यूज़िक से रेलेवेंट टर्म है। सेंटेंस है द फाइनल 2 months वर अ मिजरेबल कोडा टू द प्रेजिडेंट्स फर्स्ट पीरियड ऑफ ऑफिस। अब देखिए यहाँ पे जो जुमला दिया गया है ना, ये फिगुरेटिवली बताया गया है। अदरवाइज जो है वैसे कोडा कहते हैं किसी शायरी का आखिरी या किसी म्यूज़िक का आखिरी हिस्सा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आखिरी जो 2 मंथ थे, जो आखिरी 2 मंथ थे वो मिजरेबल कोडा थे, यानी ऐसा पीरियड था, ऐसा आखिरी पीरियड था जो प्रेसिडेंट ऑफिस में उसने गुजारा, वो इंतहाई मिजरेबल था। मिजरेबल कोडा का मतलब इट वाज अ मिजरेबल लास्ट पीस और इट वाज द मिजरेबल लास्ट 2 months, यानी आखिरी साल थे। उसके बाद वो शायद प्रेसिडेंट से उसने अपने आप को वापस ले लिया हो या प्रेसिडेंटशिप छोड़ दी हो या उसको गिरा दिया गया हो, तो उसको कहते हैं कोडा। सिनोनिम्स आर फिनाले एंड एपिलॉग। एंटोनिम्स आर इंट्रोडक्शन, प्रोलॉग और प्रीफेस। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन भी डाल सकते हैं कि कंक्लूजन के तौर पे भी कोडा इस्तेमाल हो सकता है। आई रिपीट अगेन, कोडा इज अ नाउन इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। द मीनिंग इज the final passage of a piece of a music. It is related to music.
Sentence is the final 2 months were a miserable coda to the president's first period in office. Synonyms are finale and epilogue. Antonyms are introduction, prologue, and preface. Second last word is caudal. Caudal is a noun in the parts of speech. caudal कहते हैं नरमी से बात करने को। इसके दो माना हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली एक इट इज़ अ काइंड ऑफ बिहेवियर, ये एक किस्म का बर्ताव है कि जब कोई वालिदैन अपने बेटे के साथ करते हैं और वो जो बर्ताव है वो डिसअप्रूविंग है। कैसे? आजकल ये चल रहा है कि बहुत ज़्यादा जो वालिदैन हैं, बहुत सारे वालिदैन वो डरे हुए हैं और वो अपने बच्चों को इतना पैम्पर करते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतना लाड देते हैं कि वो बच्चा बिल्कुल ही उसकी जो स्किल्स हैं वो मर जाती हैं, उसके अंदर कैपेसिटी नहीं होती डिसीजन मेकिंग की, और वो बच्चा जो है एक डमी टाइप बन जाता है। और अगर उस पर कोई थोड़ी सी सख्ती आ जाए तो उसके हाथ फूल फैल जाएं। तो बेसिकली उस तरह की जो ट्रीटमेंट है, उस तरह का बर्ताव है जो नरमी वाला, बिल्कुल जिसमें हार्शमेंट और सख्ती नहीं सिखाई जाती, उसको कहते हैं caudal. द फर्स्ट मीनिंग इज़ इट इज़ ऑफ्टन डिसअप्रूविंग, कि इसकी इजाज़त नहीं दी जाती इस तरह के बिहेवियर की। मीनिंग इज़ टू ट्रीट समबडी विद टू मच केयर एंड अटेंशन। देखिए ये वो वाली अटेंशन और केयर की बात नहीं हो रही जिसमें बैलेंस्ड होता है। इसमें ये होता है कि आपने बिल्कुल जो है आप उसको अटेंशन और केयर के डीप पे जा रहे हैं, बिल्कुल जो वो मांग रहा है उसको दे रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि वो एक ऐसी चीज़ मांग रहा है जो उसके लिए हार्मफुल है। तो ये जो टॉपिक है, ये इसके टॉपिक ये लाइफ स्टेजेस से ये वर्ड लिया गया है, यानी जो ज़िंदगी के स्टेजेस होते हैं उसको उससे एक उसका स्टेज कॉडल भी है। सेंटेंस इज शी कॉडल्स हिम लाइक अ चाइल्ड। उसने उसको जो है इस तरह, हालांकि ही वॉज अ मैन बट शी कॉडल्स हिम लाइक अ चाइल्ड, उसने उसको एक बच्चे की तरह बर्ताव किया। सेकेंड मीनिंग इज टू कुक एग इन अ वाटर स्लाइटली बिलो बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मली ये होता है कि अंडे को जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पे बनाया जाता है, लेकिन जब आप किसी अंडे को बिलो बॉइलिंग पॉइंट पे उबाल रहे हों उसको भी कहते हैं कॉडल। तो ये वर्ब के माना में इस्तेमाल होगा। सिनोनिम है स्पॉइल, mollycoddle, pamper, indulge, cost, handle. Antonyms are mistreat, restrain, manhandle, control, abuse, maltreat, and oppress. Last but not the least is codicil. Codicil is a noun. codicil कहते हैं इजाफे को, किसी चीज़ में इजाफा करना। लेकिन ये इजाफा सिर्फ सिंपली इजाफा नहीं है, मैं मज़ीद आपको बता देता हूँ। जब कोई बंदा मर जाता है तो अपनी वसीयत छोड़ता है, और वसीयत छोड़ने के यानी वसीयत जो छोड़ दे, लेकिन उस वसीयत में फिर हिदायत, उसी की हिदायत पे अगर उसमें कोई तरमीम या इजाफा किया जाए तो उसको कहते हैं कॉडिसिल। An instruction that is added later to a will, usually to change a part of it. एक ऐसी हिदायत जो कि किसी की वसीयत में बाद में ऐड की गई हो और उस वसीयत के किसी हिस्से को वो चेंज कर दे, तो उसको कहते हैं कॉडिसिल। बेसिकली इट इज़ एन एडिशन और एडिशनल पार्ट। सेंटेंस इज इन अ कॉडिसिल शी लेफ्ट द हाउस एंड इट्स कंटेंट्स टू हर नेफ्यू। वैसे तो उसने जो वसीयत की थी उसमें हाउस और जो उसके कंटेंट्स हैं वो अपने नेफ्यू को नहीं दिए थे, लेकिन एक अलग इंस्ट्रक्शन दी गई उसकी तरफ से मरने से पहले कि उसका जो घर है और जो उसके जो घर के सामान हैं वो उसके नेफ्यू को दिए जाएं। तो ये एक इजाफा था जो एक इंस्ट्रक्शन की बुनियाद पे उसकी वसीयत में किया गया। सो आई होप आप लोगों को इसमें समझ आया होगा आज का लेक्चर, और अगर आपको लेक्चर समझ आया है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर कोई ऐसी चीज़ आप एडिशनल चाहते हैं तो वो भी मुझे काइंडली बता दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।